जेईई एग्जाम के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, इस एग्जाम के अंदर ये भी मैटर करता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अदिति भैया और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे उन सभी टॉपिक्स के ऊपर कि किस प्रकार एक व्यक्ति आईआईटी जेईई एग्जाम को क्रैक कर सकता है, किस प्रकार एक अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को वह क्वालिफाई कर सकता है और अपने उस सपने को ग्रैब कर सकता है कि हाँ, मुझे आईआईटीज के अंदर जाके पढ़ना है, मुझे एनआईटीज के अंदर जाके पढ़ना है और जितने भी मेजॉरिटी बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं उनके अंदर किसी प्रकार मेरा एडमिशन हो सके। अगर आप एक 9th-10th के स्टूडेंट हो और अगर आप 11th फ्रेशर हो और अगर आप 12th में भी हो, इवन अगर आप ड्रॉपर भी हो तो अभी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि भैया हम आप पे क्यों बिलीव करें। तो यार इस वीडियो के अंदर कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है, मैंने खुद से सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं। मैंने 3 साल अपनी लाइफ के 3 प्रीशियस ईयर्स इस एग्जाम को दिए हैं और इस बीच मैंने कई सारे फेलियर्स को हिट किया है, कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है और उसके बाद मैं कई स्टूडेंट्स से भी मिला जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक कर रखा है और कई सिटीज से उसकी प्रिपरेशन की है। सो इन सभी एक्सपीरियंस का मिक्सचर जो है वो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरी एक रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेंजरस। क्योंकि अगर हमारे पास आधा ज्ञान हो तो उससे बढ़िया है कि हमारे पास ज्ञान ही ना हो। सो प्लीज, सो हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई। तो ये कुछ डेटा है जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए कुछ रिसोर्सेज के थ्रू कलेक्ट किया है। तो इसके अंदर हमारा जो 11th में एक स्टूडेंट होता है वो लगभग 12 मंथ्स के अंदर अपना कंप्लीट 11th का सिलेबस कंप्लीट कर चुका होता है और उसके बाद वो स्टूडेंट अपने 12th में आता है और लगभग 9 मंथ्स के अंदर वो अपने 12th का सिलेबस कंप्लीट कर चुका होता है। उसके बाद वो जेईई मेंस देता है और जेईई मेंस क्वालिफाई करने के बाद वो जेईई एडवांस के लिए अपियर हो जाता है और कई सारे जैसे बिटसेट एग्जाम है वो देता है। बट इस पर्टिकुलर एरिया को क्यों हाईलाइट किया गया है, आपकी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होगा। सो ये जो पीरियड होता है ये स्टूडेंट को बहुत लोड डालता है। इसके बीच आपके मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, आपका जेईई मेंस हो गया, आपका प्री बोर्ड्स हो गया, आपके प्रैक्टिकल्स हो गया, आपका मेन बोर्ड हो गया और उसके बाद अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है जेईई मेंस में तो वो सेकंड सेशन के लिए भी जा रहा होता है। तो ये पीरियड में एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ही लोड पड़ता है। बट इसके बाद जो हमारे रैंकर्स होते हैं वो किस रूटीन को फॉलो करते हैं तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे कुछ इंस्टीट्यूट में जो स्टार बच्चे कहलाते हैं वही हमारे रैंकर्स होते हैं। तो वो अप्रैल में 11th क्लास है, 11th से स्टार्टिंग से ही वो लगभग 9 मंथ्स के अंदर अपने कंप्लीट 11th का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं एंड देन जनवरी से ही वो कम से कम 8 से 9 महीने के अंदर अपने कंप्लीट 12th का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होते हैं एंड देन वो जेईई मेंस देता है और जेईई मेंस देने के बाद उसका पूरा फोकस जेईई एडवांस की तरफ होता है। इस एरिया में भी उसका मेन फोकस एडवांस ही होता है, किसी प्रकार में अपने एडवांस में अच्छे से ग्रो करूं और इस बीच वो बच्चा एक रिगरस रिवीजन करता है और सिर्फ टेस्ट देता है और इस एग्जाम के अंदर वही बच्चा जीतता है जो 5 से 6 बार अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करता है, अच्छे से टेस्ट देता है और एक अच्छे तरीके से सब चीज प्रैक्टिस करता है और इसके बाद 10 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते हैं। बट आपका कंपटीशन 10 लाख बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन उन 1.5 लाख बच्चों से है जो एक्चुअल, क्योंकि 2.5 लाख बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाई करते हैं उसमें से 1.6 लाख स्टूडेंट्स जेईई एडवांस में बैठते हैं, उसमें से सिर्फ 1.5 लाख बच्चे ही सीरियस होते हैं और उसके बाद आपकी 16,500 सीट्स होती हैं आईआईटीज के अंदर, जिसके अंदर हमारे 21 आईआईटीज हैं, 31 एनआईटीज हैं और 25 ट्रिपल आईटीज हैं। तो इन सभी को मिलाकर हमारी कुछ 50,000 सीट्स हो जाती हैं और उसके बाद जो हमारे रैंकर्स होते हैं ऊपर की 8 से 10,000 रैंक लाने वाले बच्चों को सीएस मिल रही होती है। तो वो स्टूडेंट जो इस रूटीन को अच्छे से फॉलो करता है उस बच्चे की अच्छी रैंक इंप्रूव हो रही होती है। तो ये हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट करते हैं, जिनका आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो पहला है अगर आपने डोपामिन स्पाइक करने वाले डिस्ट्रैक्शंस को पार रखा है, मतलब कि अगर मुझे फोन मिल जाए, मुझे टीवी मिल जाए या और अगर मैं रात में लेट सोता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, इससे डोपामिन स्पाइक आता है।
ऐसे व्यक्ति के आगे अगर आप एक मोबाइल रख दो और एक बुक रख दो तो वो पहले मोबाइल को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो डोपामिन का भूखा होता है, इसे इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, मतलब कुछ अच्छा सा मिल जाए, कुछ मतलब मजा आ जाए, ऐसी चीज करना चाहता है ये। और पहले लोग देखते थे बड़े बड़े लेक्चर्स, और आज स्टूडेंट बड़े बड़े लेक्चर देखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जल्द से जल्द मेरा चैप्टर खत्म हो और मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करूं। और उसके ऊपर भी बच्चा चाहता है कि कम से कम पढ़ाओ, कम से कम पढ़ाओ। और उसके बाद एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो रेस होती है, वो है आपका पुअर रिसोर्सेज। हम जब अपने टाइम पे पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पे एक चैप्टर के अंदर 10 से 12 लेक्चर्स होते थे 2 घंटे के। पर आज का स्टूडेंट उतने लंबे लेक्चर्स को देखना नहीं चाहता। वह चाहता है कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी मेरा चैप्टर खत्म हो और मैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करूं। तो वो जाता है यूट्यूब पर और एक 23 घंटे के चैप्टर को वन शॉट के अंदर 6 से 7 घंटे के अंदर कंप्लीट कर देता है। तो इसके अंदर आप किसी और के साथ इंजस्टिस नहीं कर रहे, आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। क्योंकि जब बच्चा 11th में एडमिशन लेता है तो वो इस माइंड के सेट के साथ आता है कि मुझे जेई एडवांस को क्रैक करना है। पर जैसे जैसे उसके ऊपर लोड बढ़ता जाता है और आगे धीरे 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 7 से 8 महीने के अंदर वो इस माइंडसेट के साथ रेडी हो जाता है कि हाँ मुझे जेई मेंस देना है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जेई मेंस के लेवल का रहा है। क्योंकि जब आप 23 घंटे के एक चैप्टर को 5 से 6 घंटे के वन शॉट के अंदर कंप्लीट करते हो तो तैयारी कहाँ हुई? वन शॉट वीडियो होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें बोर्ड्स की तैयारी करनी है या जितने भी छोटे लेवल के एग्जाम है उनके लिए प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहां ज्यादा नंबर लाने ही नहीं पड़ते और 12th के अंदर भी आपका 75% से काम चल जाता है। पर जेई मेंस के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे लेवल हार्ड है, यहाँ पे कंपटीशन भी हार्ड है। तो आपको सो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉपर टेस्ट। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के केस में ऐसा होता है कि वो टेस्ट नहीं देते, ये सोच के कि मेरे नंबर कम आएंगे, मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा और मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी प्रिपरेशन चाहे कैसी भी हो, आपको टेस्ट जरूर देना है, चाहे आपके नंबर कम आए, जीरो आए, इवन नेगेटिव भी क्यों ना आए, बिकॉज इससे आपका लेवल डिफाइन होता है, आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में पता चलता है। और एक्चुअली क्या होता है, हम तभी मेहनत करते हैं जब हमारा डेड एंड आ जाता है। एक बच्चा ये सोच के टेस्ट नहीं देता कि इस बार मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं है तो मैं अगली बार दे दूंगा, और नेक्स्ट टाइम भी यही होता है और धीरे धीरे वो सभी टेस्ट को प्रोक्रेस्टिनेट करता चला जाता है। बट लास्ट वाले दिन क्या करोगे? एग्जाम के दिन तो आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप पहले से ही सारे टेस्ट दें, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और उन पर वर्क करें। अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सबके आते हैं। हमें इस एग्जाम के अंदर कोई 100% स्कोर नहीं करना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको सीखना चाहिए, दैट जब भी आप इस एग्जाम को स्टडी करोगे कि इस एग्जाम के अंदर 33% मार्क्स लाने पर तो लेस देन 10,000 रैंक आ जाती है। जेई एडवांस के अंदर 33% मार्क्स पर तो लेस देन 10,000 रैंक आ जाती है। तो अगर आप अभी 1/3 मार्क्स भी स्कोर कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। इवन जब हम धीरे धीरे टेस्ट देंगे तो हमारा लेवल और इंक्रीज हो रहा होगा। सो नेक्स्ट मिस्टेक इज लैक ऑफ पीरियोडिक रिवीजन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट केस में ऐसा होता है कि हमने क्लासेस तो सारी अटेंड कर ली, लेक्चर्स भी सारे देख लिए, पर हमने कुछ रिवाइज नहीं किया। तो रिवीजन इज द ओनली की जो आपको इस एग्जाम के अंदर एक लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। और इनफैक्ट इस एग्जाम के अंदर रिवाइज करने का सही तरीका ये है कि अगर आपने कोई क्लास ली और अगर आपकी क्लास अगली क्लास 2 दिन बाद है तो उस पीरियड के बीच आपका 2 से 3 बार रिवाइज होना कंपलसरी है। एंड द सेकेंड थिंग इज आपको हर क्लास के बाद उस क्लास के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं कि हमारे टीचर ने हमें जो कुछ भी पढ़ाया उसे समराइज करके लिखना है। मतलब 10 पेज का चैप्टर है तो उसे 1 पेज में समराइज करके लिखना है। एंड द थर्ड थिंग इज जब आप नेक्स्ट क्लास के लिए जाएं तो उससे पहले 10 मिनट्स के लिए आप सब कुछ रिवाइज करके जाएं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है कि उन्हें नया पढ़ने में मजा आता है, वो नए चैप्टर के पीछे भागते हैं और ऐसा रिजल्ट वो पुराना सब कुछ भूल रहे होते हैं और 2 से 3 महीने के अंदर उस बच्चे को वो चैप्टर नया लगता है। और जहां आपके जो अच्छे रैंक स्कोर करने वाले बच्चे होते हैं वो एग्जाम के 2-3 महीने पहले कम से कम 100 टेस्ट देते हैं, तो उस दौरान उस बच्चे का 100 टाइम्स सिलेबस रिवाइज हो रहा होता है। और रिसेंटली मैं अभी एक स्टूडेंट से मिला था तो मैंने उससे पूछा कि आप किस तरह अपनी प्रिपरेशन को करते हैं, तो उसने हमारे साथ कुछ पिक्चर्स शेयर की, तो मैं चाहूंगा कि आप उन पिक्चर्स को देखें। सो दिस इज द रिवीजन। और इनफैक्ट जब मैंने उस स्टूडेंट से बात की
तो उसने मुझे बताया कि भैया जब मैं सारे सिलेबस को पढ़ता था और सारे टेस्ट देता था तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता था कि मैं रिवाइज कैसे करूँ। और दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट ने कहा कि भैया अगर मैं किसी चैप्टर का पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे दोबारा से बड़े से रजिस्टर में ढूंढना पड़ता है कि मेरा फॉर्मूला कहाँ पर है। तो उससे बढ़िया मैंने सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाकर दीवार पर चिपका दिए। तो जब भी मैं किसी फंडामेंटल फॉर्मूले को भूलता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को भूलता या किसी फॉर्मूले को मुझे रिवाइज करना होता तो मुझे उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता, इजीली मुझे रिकॉल हो जाता कि हाँ उस फॉर्मूले को मैंने इधर लिख रखा है। सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट मिस्टेक इज दैट मिसिंग होमवर्क्स एंड क्लासेस। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि सर मेरा बैकलॉग है, मैं उसे कैसे ओवरकम करूं। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है जब एक स्टूडेंट 11th के अंदर एंटर करता है तो एक मेजर अमाउंट का लोड जो है वो उसके ऊपर पड़ता है और एज अ रिजल्ट वो एक मेजर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को स्किप करता चला जाता है। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जहां आपने अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया वहां कोई और होगा जो आपकी जगह ले लेगा। इनफैक्ट जब हम तैयारी करते थे तो हमारे टीचर्स का ये मानना था कि इस IIT JEE एग्जाम के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, इस एग्जाम के अंदर ये भी मैटर करता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत कर रहा है। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी 11th क्लास के जितने बच्चे हैं वो मेरा कंपटीशन है तो आप गलत हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि पूरे इंडिया के 11th क्लास के बच्चे हैं वो भी मेरा कंपटीशन है तो भी आप गलत हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि 12th क्लास के पूरे इंडिया के बच्चे भी मेरा कंपटीशन है तो भी आप रॉन्ग हो। और उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि जितने भी ड्रॉपर्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरा कंपटीशन है तो वहां भी आप रॉन्ग हो। बिकॉज द रीजन इज जिस बच्चे का अभी सेकेंड अटेम्प्ट बाकी है वो एक बार फिर से ड्रॉप लेगा और अपने 4 साल की एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ आप ही के साथ कंपीट करेगा। तो ये 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं वो सेम चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो है IIT। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपका कंपटीशन क्या है और आप किन लोगों के साथ कंपीट करने जा रहे हो। यहाँ मेरा इंटेंशन किसी को डराना नहीं है, बट द मेन थिंग इज कि आपको रियलिटी जितनी जल्दी पता चले उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये स्लाइड पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही मेजर रोल है। और उसके बाद इस एग्जाम के अंदर एक स्टूडेंट के अंदर का याद हो कि एक स्टूडेंट को टाइम नहीं मिल पाता, तो इसका आपको स्वयं ध्यान रखना है कि किस प्रकार आप अपने बच्चे के लिए टाइम मैनेज कर रहे होगे। और उसके बाद लगभग कोचिंग के अंदर उसे 4 से 5 घंटे की उसकी क्लासेस होती हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी लगभग 1.5 टाइम्स ज़्यादा आपको अपनी क्लासेस से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी को टाइम देना होता है। और उसके बाद आपका स्लीप टाइम लगभग 6 से 8.5 घंटे की आपका स्लीप टाइम हो गया। उसके बाद आपका स्टडी रेस्ट, अब एकदम थोड़ी 12 से 14 घंटे पढ़ा जाता है, बीच में रेस्ट भी देना होता है, तो उसके लिए आपके 2 घंटे हो गए। अब इन सब प्रोसेसेस में ही बच्चे के 20 से 22 घंटे खत्म हो गए। अब आप कहोगे सैटरडे संडे, अरे सैटरडे संडे तो रिवीजन और टेस्ट के लिए होते हैं। तो इन सब के बाद बच्चे के पास स्कूल जाने के लिए टाइम नहीं बच रहा होता है। तो ऐसे में आप ओपन स्कूल या डमी स्कूल जैसे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अब डमी स्कूल क्या होते हैं इसके बारे में आप YouTube पे रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा टीचर्स। सो टीचर्स का सिलेक्शन भी इस एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप किस टीचर्स से अपनी जर्नी के दौरान पढ़ते हो, किस पर्टिकुलर टीचर को आप फॉलो करते हो। तो पहले क्या होता था, जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ते थे तो वहाँ आपके 3 टीचर्स होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो जिसके अंदर अगर किसी स्टूडेंट को 2 सब्जेक्ट समझ में आए और अगर तीसरा उसे समझ में नहीं आया तो वो उसके लिए एक बहुत ही लोड बन जाता था, उसका वो सब्जेक्ट वीक रह जाता था। बट आज मुझे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज लगता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज मौजूद हैं जो आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिलते हैं। और उसके बाद भी आप किस टीचर से पढ़ते हो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। पहला है आपके IIT ओरिएंटेड टीचर, मतलब सारे टीचर्स अच्छे होते हैं बट कुछ टीचर्स होते हैं जो एक्चुअल में IIT लेवल के टीचर्स होते हैं, राइट। ऐसे टीचर्स के लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है। जब बच्चा 11 के अंदर एंटर करता है तो उसके सब्जेक्ट में एक मेजर इंक्रीज होता है। तो सभी टीचर्स बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं बट एट लास्ट एक IIT ओरिएंटेड टीचर वही होता है जो बच्चे को अनकंफर्टेबल कर दे। अनकंफर्टेबल इन द सेंस कि वो टीचर एक स्टूडेंट को एक बेसिक लेवल से एक हाई लेवल तक लेकर जाए, उसे एक IIT लेवल के लिए प्रिपेयर करे। हमें किसी एक पर्टिकुलर टीचर को मेजॉरिटी देनी है, मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पर्टिकुलर टीचर्स को ही फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप अलग अलग टीचर्स के पास जाओगे तो उनकी एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो उसके लिए आपको किसी एक टीचर से स्टिक करके रहना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर डाउट आता है तो वहाँ आप जाके किसी और टीचर से कंसल्ट करते हो, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक पर्टिकुलर टीचर को ही फॉलो करना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है।
सो आई होप ये पार्ट भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अब हम आते हैं द सॉल्यूशन। अभी तक हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, हमने मिस्टेक्स के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं कि उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो सिंपल हैं बट इजी नहीं है। मतलब ये स्टेप्स सिंपल हैं बट हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि अभी तक जितनी भी मिस्टेक्स को हमने डिस्कस किया, अगर आप उन्हें ओवरकम कर लेते हो और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहते हो, और यार डिस्ट्रैक्शन जिस एज में आप अभी हो उस एज में डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू बर्बादी, क्योंकि आपकी एज अभी कम है तो अभी आपके माँ बाप आपको सभी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सब चीज़ बिल्कुल आसान है। बट जब आज से 10 साल बाद जब आप 25 के होगे तो आप चाहो ना चाहो आपको डेफिनेटली 10 से 12 घंटे काम करना होगा, 10 से 12 घंटे मेहनत करनी होगी। वहाँ कुछ लोग होंगे जो कुछ अच्छा अचीव कर चुके होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाए होंगे। तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा हमारे मन में दुख होता है वो होता है रिग्रेट्स, कि काश उस टाइम पे मैंने पढ़ाई कर ली होती, काश उस टाइम पे मैंने मेहनत कर ली होती। तो अपनी थ्रू आउट द जर्नी आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो अभी हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारा जो पहला सॉल्यूशन है वो है फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। तो आपको इस IIT JEE की पूरी जर्नी के दौरान अपना एक फिक्स्ड शेड्यूल मेंटेन करके रखना है। और एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम रात को 10 बजे सो जाएं और स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम रात को 2 बजे तक पढ़ाई करें। तो इन दोनों में से सही कौन सा है? दोनों सही हैं। व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। बट आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपकी क्लास सुबह 6 बजे से है तो आप इस बात को अवॉइड करो कि आप 2 बजे सो रहे हो। आप ट्राई करो कि आप जल्दी 10 बजे सो जाओ। और अगर आप वो व्यक्ति हो जिसे रात में टीवी देखने का मन करता है या रात में कुछ खाने का मन करता है, तो बेटर है कि आप रात को 2 बजे सोने को अवॉइड करो, क्योंकि उस टाइम पे आपको देखने वाला कोई नहीं होता। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज 6 to 8 आवर्स स्लीप बिफोर क्लास। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हर एक क्लास के पहले आपको 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। एक जो IIT JEE का जो लेवल होता है जिसके अंदर हम 10th से 11th क्लास में आते हैं, तो हमारे ऊपर एक ह्यूज अमाउंट में लोड पड़ता है। तो उस टाइम पे जब हम कुछ भी चीज़ नया पढ़ते हैं तो हमारे माइंड को एक ह्यूज अमाउंट में फोकस की जरूरत होती है, तो जिसके लिए ये मैंडेटरी है कि आप हर क्लास से पहले 6 से 8 घंटे की नींद लो। और तीसरा आपका पॉइंट है अटेंड ऑल क्लासेस, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर एक ही चीज़ है जो आपको जिताएगी, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने बैकलॉग को नहीं क्रिएट करते हो, आप सब चीज़ों को टाइम पे करते हो, तो आपकी एक बेटर इंप्रूव रैंक होने के चांसेस है। और उसके बाद आपका है रिवाइज 2 to 3 टाइम्स बिफोर क्लास। यस, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कभी भी किसी न्यू क्लास में बैठे उससे पहले पिछली क्लास का सब कुछ रिवाइज करके जाएं। तो क्या होता है जब आप किसी भी न्यू क्लास में बैठते हो तो कुछ भी नया कराया जाता है तो आपके मन में अनएक्सपेक्टेड डाउट क्रिएट होते हैं और फिर आप टीचर से क्वेश्चन करते हो कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो उससे बेटर है कि आप हर क्लास से पहले 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करके जाएं। और उसके बाद एक और जो मेजर पॉइंट आता है वो है लेवल। आपको अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करना है। बेसिक से आपको धीरे धीरे आपको पहले 30%, 50%, 60% उस हिसाब को आपको धीरे धीरे अपने लेवल ग्रो करना है। यहाँ पे एक मेजर पॉइंट ये होता है कि कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते शुरुआत में ही सारा चूज दिखा देते हैं कि हम पहले दिन 12 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद हम 5 घंटे बाद तीसरे दिन हम रेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 दिन में ही थक गए ना, तो हमें रेस्ट चाहिए। और वहीं जो दूसरा कंसिस्टेंट व्यक्ति होता है वो हर दिन 7 घंटे, 6 घंटे, 7 आवर्स, 6 आवर्स इस तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखता है। और दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होता है क्या कि कुछ बच्चे जब 10th से 11th में आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। वो क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार AIR बनने पढ़ाई की उसी तरह मैं करूंगा, तो उसने अगर 10 बुक्स लगाई तो मैं भी 10 बुक्स सॉल्व करूंगा। और तो उसके बाद क्या होता है कि अगर फिजिक्स का कोई चैप्टर है फ्लूइड, तो उस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट डन, हर नोट्स डन, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और जितने भी PYQ है सब लगा डाले। और वहीं आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है वो वीक हो जाते हैं। यहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और केमिस्ट्री के अंदर कई सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप वीक कर देते हो। उससे बेटर है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स पे इक्वल फोकस रखें, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर आपको कोई 100% स्कोर नहीं करना। एक और बार बता देता हूँ कि इस एग्जाम के अंदर अगर आप 30% स्कोर कर लेते हो तो आपकी लेस देन 10,000 रैंक आ जाती है, और अगर आप 40% स्कोर करते हो तो आपकी लेस देन 5,000 रैंक आ जाती है, और अगर आप 55% स्कोर करते हो तो आपकी लेस देन 1,000 रैंक आ जाती है। तो आपको धीरे धीरे पहले 30%, देन 50% और उसके बाद 60% तक के लिए मूव करना है, और 60% तो आप अंडर 1000 आ जाओगे।
और ये जो लास्ट पॉइंट है वो आपका नो डिस्ट्रैक्शन। आपको अपनी थ्रू आउट द जर्नी इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके उतना दूर रहना है। अपने पेरेंट्स की बात माननी है, अपने टीचर्स पे बिलीव करना है और अपने फ्रेंड्स की बात नहीं माननी है, क्योंकि फ्रेंड्स सही गाइड नहीं करते। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो वो बोलेंगे नहीं ये वाली बुक सॉल्व करो, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, और दूसरी में कोई दूसरा दोस्त बोलेगा नहीं उस बुक को सॉल्व करो, देन तीसरी। तो इस सबसे बेटर है कि जो आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करें उस पर बिलीव करो। तो ये सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और अपना 100% देना है। मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज पे 100% देते हो तो रिजल्ट भी डेफिनेटली 100% आएगा, और अगर नहीं भी आया तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो पर्टिकुलर चीज हमारे लिए नहीं थी, लाइफ के और फील्ड्स में हम अच्छा ग्रो कर रहे होंगे। और इस पूरी IIT JEE की जर्नी के दौरान आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि इस दौरान मैं लाइफ में संघर्ष करना सीख जाऊंगा, मैं लाइफ में स्ट्रगल करना सीख जाऊंगा, और ये नहीं सोचना दैट IIT इज ओनली लाइफ, देयर आर इनफाइनाइट वेज टू सक्सीड, ओनली फ्यू वेज फॉर फेलियर। तो एक चीज फेल हुई तो क्या, हमारे पास कई और रास्ते हैं जिनमें हम अपनी लाइफ में एक अच्छा अचीव कर लेंगे। तो इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको इस IIT JEE की प्रिपरेशन को करना है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर इस वीडियो में मुझसे कहीं ऊपर नीचे हो गया हो तो अपना बड़ा भाई समझ के मुझे माफ कर देना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में पिन कर देना, विद टाइम आपकी डिमांड को फुलफिल किया जा रहा होगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल एंड बाय बाय।